नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राज्य हित में शिक्षा इशू जी के ट्रिक चैनल में। आज हम बात करेंगे हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि आपने स्क्रीन पर देखे होंगे। वह जितने भी सारे टॉपिक होते हैं हिंदी के जो कि बीएसटीसी पीटीटी और सभी एग्जाम में आते हैं, वह सभी टॉपिक जो है हम एक ही सेशन में क्लियर करने वाले हैं प्रश्नों के माध्यम से। इसलिए आपको सेशन को अंत तक देखना है और चैनल पर यदि आप पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। तो हम आपको शुरुआत में ही कहेंगे, बाकी हम लगातार चलने वाले हैं। पहला टॉपिक है हमारा भाषा और व्याकरण, इसका हम पढ़ते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला क्वेश्चन है आपका भाषा और व्याकरण का कि हिंदी भाषा में कुल कितने स्वर माने गए हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, हिंदी भाषा में कुल कितने स्वर माने गए हैं? 10, 13, 15 या फिर 20? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो हिंदी भाषा में जो कुल स्वर माने जाते हैं वह माने जाते हैं 13। स्वरों की संख्या कितनी मानी गई है? 13। और व्यंजनों की संख्या कितनी मानी गई है? 33, है ना। स्वर कितने होते हैं? 13 और व्यंजन कितने होते हैं? 33। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक एक क्वेश्चन आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है, इसकी पीडीएफ भी हम आपको अंत में दे देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल स्वर है। बताइए इनमें से कौन सा मूल स्वर है? उ, ए, उ या फिर ओ? बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर। मूल स्वर इनमें से कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। जो फर्स्ट है ना, छोटा ऊ, वह आपके जो है मूल स्वर है। देखो मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है हिंदी में? तो मूल स्वरों की जो संख्या होती है, मूल स्वर है ना, मूल स्वर की जो संख्या होती है वह कितनी होती है हिंदी में? 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। और 4 भी कौन कौन से हम आपको बता देते हैं डिटेल के माध्यम से। तो 4 कौन कौन से होते हैं? एक होता है आपके अ, एक होता है ई, और एक होता है उ, और एक होता है आपके री। ये 4 जो होते हैं ये मूल स्वर होते हैं। एक होता है आपके मूल स्वर और एक होते हैं दीर्घ स्वर। तो देखो मूल स्वर किसे कहते हैं? जिनको बोलने में केवल थोड़ा सा समय लगे, है ना। तो अब दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? दीर्घ स्वर की बात करते हैं। एक होते हैं आपके दीर्घ स्वर, है ना। दीर्घ स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो वह होते हैं आपके, देखो इनमें जो है दुगना समय लगता है। तो दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं एक बार हम आपको लिख कर बता देते हैं, जिनमें आपके मूल स्वर से थोड़ा सा ज़्यादा समय लगे, है ना, दुगना समय लगे कुल मिला के। तो देखो वह कौन कौन से होते हैं आपके? आ के अलावा बड़ा ई, बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ, बड़ा ए, है ना, छोटा ए, बड़ा ए, बड़ा ओ, है ना। ये सब जो है ना, ये सब आपके दीर्घ स्वर हो जाएंगे और ये सब आपके मूल स्वर हो जाएंगे, है ना। जिसमें थोड़ा सा समय लगे वह आपके मूल स्वर और उससे दुगना समय लगे वह आपके दीर्घ स्वर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर बताइए कि कौन सी व्यंजन ध्वनिक अनुनासिक है। ये बताइए कि अनुनासिक क्या होता है? जो है ना नाक की सहायता से बोली जाए, जिसमें थोड़ा सा नाक का भी सहारा लिया जाए, वह आपके अनुनासिक व्यंजन ध्वनियाँ होती है। तो बताइए इनमें से अनुनासिक व्यंजन ध्वनि कौन सी है? आपके ऑप्शन है प, ज, न और थ। बताइए इनमें से अनुनासिक जिसमें नाक का भी आपको सहारा लेना पड़े वह कौन सी व्यंजन संधि हो जाएगी? क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर बताइए। तो वह हो जाएगी आपके न। कौन सी हो जाएगी? न। तो देखो अनुनासिक जो व्यंजन ध्वनियाँ होती है वह कौन कौन सी होती है? न के अलावा न के अणा होती है ना, ये वाले अणा होता है और ये वाला भी अणा होता है, म होता है, न होता है। ये सब जो है आपके कौन सा होता है? नासिक, है ना। इनमें नाक का सहारा लेना पड़ता है। ये सब आपके अनुनासिक व्यंजन ध्वनियाँ हैं। तो इनको आपको ध्यान में रखना है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है आप सभी का कि दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी है जिसमें दांत और होठ दोनों का सहारा लेकर बोलना पड़े, वह आपके दंतोष्ठ ध्वनियाँ होती है। तो इनमें से आपको बताना है कि दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी होती है? श, व, ह या फिर स? बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वह हो जाएगी व, है ना। तो ऑप्शन नंबर आपके 2 बिल्कुल सही रहेगा, है ना। जिसमें दांत और होठ का दोनों का सहारा लेकर बोलना पड़े तो वह आपकी हो जाएगी ऑप्शन नंबर 2 व। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर बताना है आप सभी को कि निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है। बताइए संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? ट, त्र, य या श? बताइए इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का। सभी को कमेंट में बताना भी है ना। बताइए इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का क्या हो जाएगा? संयुक्त व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? पहले ये बताइए संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं। तो देखो संयुक्त व्यंजन होते हैं आपके श,
है ना, श, इसके अलावा त्र, ज्ञ और एक और जो होता है आपके स्र, है ना, ये स्र। तो ये आपके 4 जो है संयुक्त व्यंजन होते हैं। तो इनमें से आपका ट हो जाएगा, है ना, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ट जो है संयुक्त व्यंजन नहीं है। इनका भी आपको पूछ सकते हैं कि ये किससे मिलकर बना है, तो इसको देखते हैं। देखो ये किससे मिलकर बना है, आपके आधा क और स से मिलकर बना है आपके श, है ना। त्र किससे बना है, तो ये आपके त प्लस र से मिलकर बना है ना, आधा त प्लस र से मिलकर बना है। ज्ञ कैसे बना है, तो ये ज प्लस ऋण से मिलकर बना है ना। और स्र कैसे बना है, तो ये भी आपके आधा श प्लस र से मिलकर बना है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये 4 प्रकार के संयुक्त व्यंजन होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर बताना है कि इनमें से अंतस्थ ध्वनि कौन सी है। बताइए करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का। क, फ, धू या फिर य। बताइए अंतस्थ ध्वनि कौन सी है, क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर। BSTC में जो हिंदी है वो आपके यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, एक भी क्वेश्चन आपके बाहर नहीं जाएगा, है ना। चलिए तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, है ना, य, र, ल, व, है ना। ये सब जो है आपके कौन से अंतस्थ ध्वनियाँ, है ना। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर बताना है अब आपको कि कौन सा वर्ण अघोष वर्ण है। बताइए ग, या च या फिर र। बताइए इसका राइट आंसर अघोष वर्ण। एक होता है आपके घोष वर्ण और एक होता है अघोष, है ना। तो राइट आंसर बताइए। तो जिनमें देखो नाद या फिर गूंज उत्पन्न हो, है ना, तो वह जो है आपके घोष कहलाता है। और ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में कंपन न हो, है ना, वह अघोष वर्ण कहलाते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो च, है ना, च, छ, ये इन सब में जो है ये च आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। ये अघोष वर्ण नहीं है ना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चलिए एक मिनट, अघोष वर्ण है ऐसा पूछा है तो च तो आपके अघोष वर्ण है ना। इसके अलावा अघोष वर्ण कौन कौन से होते हैं, देखो हम आपको बता देते हैं। अघोष वर्ण में आपके क, ख, च, छ, श, श, स, ये सब जो है ना, ये आपके अघोष वर्ण में आते हैं। और घोष वर्ण में आ जाते हैं आपके ग, घ, ण, ज, झ, ये सब जो आते हैं ये आपके घोष वर्ण में आ जाते हैं, है ना। तो ये आपके अघोष वर्ण है, च, छ, ज, ज, ये सब हैं। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम दूसरे अध्याय को पढ़ेंगे। दूसरा अध्याय हमारा संज्ञा, है ना। अब हम पढ़ेंगे संज्ञा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि संज्ञा कहते किसे हैं। बताइए संज्ञा किसे कहते हैं। बताइए संज्ञा किसे कहते हैं। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के आदि नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को क्या कहता है, संज्ञा कहते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे संज्ञा के प्रश्न, जो कि बहुत महत्वपूर्ण पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपका संज्ञा का कि कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा का है। बताइए इसका राइट आंसर। उत्कर्ष, पुस्तक, सत्य या फिर भीड़। बताइए इसका राइट आंसर। इनमें से कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा का हो जाएगा। तो देखो पुस्तक, सत्य और भीड़, है ना, ये कोई विशेष नहीं है, लेकिन उत्कर्ष एक विशेष है। जब किसी विशेष की, व्यक्ति विशेष की बात की जाए, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, ये सब किसी विशेष तौर पर यदि इनकी बात की जाए, वहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। तो उत्कर्ष आपका बिल्कुल फर्स्ट, आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा, उत्कर्ष, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका कि पानी शब्द कौन सी संज्ञा का बोध कराता है। समूहवाचक, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक या भाववाचक। बताइए पानी शब्द में कौन सी संज्ञा का बोध कराता है। तो देखो पानीवाचक जो है ये एक तरल पदार्थ है, और जहाँ पर माप तोल तरल पदार्थों का उल्लेख किया जाए वहाँ पर आपके जो है कौन सा द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाए। जिन्हें गिना नहीं जा सके, मापा जा सके, तोला जा सके, गिना ना जा सके, वहाँ पर द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा है पानी में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर बताइए कि व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द होते हुए भी जातिवाचक संज्ञा का बोध कराता है, वह क्या कहलाता है, मतलब वह कौन सा ऑप्शन है आपका।
व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द होते हुए भी जातिवाचक संज्ञा का बोध कराए। केसरी सिंह बारहट महान क्रांतिकारी थे। आज देश में जयचंदों की कमी नहीं है। तो देखो इसमें एक व्यक्ति विशेष की जो भाव आ रहा वो भी प्रकट हो रहा है और एक प्रकार से जयचंदों की कमी नहीं है, अर्थात ये एक जाति का भी भाव उत्पन्न हो रहा है ना। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल करेक्ट रहे। आगे भी देख लेते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम पूज्य, सुदामा निर्धन ब्राह्मण था। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 ही होगा ना। आज देश में जयचंदों की कमी नहीं है। व्यक्तिवाचक संज्ञा के साथ यहाँ पर एक जयचंदों की कमी नहीं है, अर्थात एक जाति का बोध हो रहा है ना। तो ऑप्शन नंबर आपके 2 भी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर बताइए कि कौन सा शब्द जो है समूहवाचक अर्थात समुदायवाचक संज्ञा है। बताइए घास, पेड़, चतुराई या फिर भीड़। बताइए इसका राइट आंसर। तो देखो घास, पेड़, चतुराई ये सब इनमें कोई भी समूह का बोध नहीं हो रहा है। लेकिन भीड़, अगर कोई अकेला खड़ा है या फिर 2 जने खड़े हैं तो उनको भीड़ नहीं करेंगे। भीड़ तभी होगी जब सैकड़ों में लोग खड़े हैं या फिर बहुत सारे जने खड़े हैं, तभी हम भीड़ कहेंगे। तो भीड़ एक समूह का रूप लेता है ना, तो समूह की भावना उत्पन्न होती है भीड़ में। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। भीड़ में आप जो है आपके समूहवाचक संज्ञा है। तो ऑप्शन नंबर 4 बताने वाले सभी करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर बताइए कि महिमा भाववाचक संज्ञा किस प्रकार के शब्दों से बनी हुई है। बताइए इसका राइट आंसर। क्रिया शब्दों से, विशेषण शब्द से, जातिवाचक संज्ञा से या फिर सर्वनाम शब्द से। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर। तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 विशेषण शब्द से। देखो महिमा है ना, कि कोई भी मतलब किसी भी व्यक्ति की महानता बताते हैं तो उसकी विशेषता बता रहे हैं एक प्रकार से है ना। किसी की महानता बता रहे हैं, महिमा एक आपके जो है विशेषता बता रहा है कि वह व्यक्ति महान है ना, वह वस्तु महान है। तो ये महानता जो है एक विशेषता है। तो आपके विशेषण शब्द से ऑप्शन नंबर आपके 2 बिल्कुल करेक्ट रहेगा। जो भी बी कमेंट कर रहा है 2 नंबर ऑप्शन करेक्ट कर रहा है उनका बिल्कुल राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 से आपका कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा शब्द है। बताइए पहाड़, जोधपुर, मिठास या फिर लोहा। बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। किस में जातिवाचक संज्ञा है, पहाड़ में, जोधपुर में, मिठास में या लोहा में। तो देखो इनमें तो ये तो फिक्स है, तो इनमें तो आपके कोई जातिवाचक संज्ञा नहीं। लेकिन पहाड़, देखो अगर हम बात करें पहाड़ की तो पहाड़ पूरे विश्व भर में, पूरी दुनिया में जितने भी पहाड़ हैं उनकी बात हो रही है ना। किसी विशेष पहाड़ की बात नहीं कर रही है। जैसे कि इसमें ये नहीं कह रखा है कि नाग पहाड़, अब नाग पहाड़ एक विशेष हो गया है ना, लेकिन यहाँ पर केवल पहाड़ पहाड़ एक जाति, एक प्रकार के सभी पहाड़ की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपके जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी पहाड़ में। तो ऑप्शन नंबर आपके फर्स्ट बिल्कुल सही रहेगा। यदि किसी विशेष पहाड़ की बात करता है कि नाग पहाड़ है ना, उड़िया पहाड़, ऐसा कुछ अगर बात करता तो आपके अलग होता। लेकिन आपके पहाड़ एक विशेष जाति की बात कर रहा है, एक जाति की बात कर रहा है ना, सभी पहाड़ की बात हो रही है यहाँ पे। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर बताइए कि उसका जाना मुझे अच्छा नहीं लगा। उस वाक्य में प्रयुक्त जाना शब्द जो है कतिपय व्याकरणों की दृष्टि से किस विशिष्ट प्रकार की संज्ञा का शब्द माना गया है। जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, क्रियार्थक संज्ञा या फिर समूहवाचक संज्ञा। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जाना। जाना एक प्रकार की क्रिया हो रही है ना, तो इसमें आपकी क्रियार्थक संज्ञा का भाव प्रकट हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपके 3 बिल्कुल करेक्ट रहेगा है ना। ऑप्शन नंबर आपके 3 बिल्कुल करेक्ट रहेगा, क्रियार्थक संज्ञा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। संज्ञा हो गई है ना, भाषा और व्याकरण हो गया। अब हम पढ़ेंगे अध्याय नंबर 3। अध्याय नंबर 3 पढ़ेंगे सर्वनाम है ना। उससे पहले अब तक जिस भी स्टूडेंट ने शेयर नहीं किया है अपने दोस्तों के पास, वह शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। लाइक नहीं करना लेकिन शेयर ज़रूर कर देना। अध्याय आपके सर्वनाम पढ़ेंगे। अब सर्वनाम कहते किसे हैं, सबसे पहले ये बताइए। आप बताइए सर्वनाम किसे कहते हैं। सबको एक बार टाइप करना है सभी परिभाषा है ना, कमेंट में सबको परिभाषा टाइप करनी है। बताइए सर्वनाम किसे कहते हैं। तो सर्वनाम किसे कहते हैं कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है, सर्वनाम कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब सर्वनाम पढ़ते हैं। सर्वनाम के सारे प्रश्न पढ़ते हैं। चलिए पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने कि वह किस प्रकार का सर्वनाम है। बताइए
वह जो है किस प्रकार का सर्वनाम है? निजवाचक, संबंधवाचक, निश्चयवाचक, पुरुषवाचक। बताइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए क्वेश्चन नंबर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा निश्चयवाचक। कैसे होगा निश्चयवाचक? क्योंकि वह, हम बात कर रहे हैं वह, मान लो वह कोई लड़का है, लड़की है, पुरुष है, स्त्री है, जो भी है, लेकिन वह फिक्स है कि हाँ वह, इसलिए निश्चय है अर्थात फिक्स है, इसीलिए यहाँ पर कौन सा होगा? निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, है ना। ये संज्ञा के स्थान पर नाम हो रहा है। हम ये नहीं कर रहे कि वह सुनील है ना, सुनील, अनिल, हम उसकी जगह वह प्रयुक्त कर रहे हैं अर्थात संज्ञा के स्थान पर कुछ वह शब्द प्रयुक्त कर रहे हैं, इसलिए यह सर्वनाम है। और कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर आपके 3 बिल्कुल सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर बताइए। अब क्वेश्चन नंबर 2 है कि मोटे तौर पर हिंदी में कुल मिलाकर कितने सर्वनाम शब्द है? बताइए इसका राइट आंसर कितने हैं? क्या हो जाएगा? 8, 15, 13 या फिर 16? बताइए करेक्ट आंसर। तो वो होते हैं 13 प्रकार के, है ना। तो ऑप्शन नंबर आपके 1 मिनट। मोटे तौर पे जो सर्वनाम होते हैं इसमें देने रखा 11 प्रकार के होते हैं कुल रूप से, है ना। कितने? 11 प्रकार के। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर बताइए। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कि प्रयोग एवं अर्थ की दृष्टि से, 1 मिनट, यहाँ पर क्या हो गया? हाँ बिल्कुल सही है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर बताइए। प्रयोग एवं अर्थ की दृष्टि से सर्वनाम के कितने भेद है? 6, 9, 11 या फिर 10? बताइए। तो प्रयोग एवं अर्थ की दृष्टि से सर्वनाम के भेद कितने हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 6। कौन कौन से है? बताइए इसका राइट आंसर। तो वह है आपके पुरुषवाचक, है ना। लिख लीजिए एक बार। पुरुषवाचक, इसके अलावा निजवाचक, उसके बाद निजवाचक के अलावा आपके हो जाएगा निश्चयवाचक, है ना, निश्चयवाचक। चौथा हो जाएगा आपके अनिश्चयवाचक। उसके बाद 5वां हो जाएगा आपके संबंधवाचक। 6ठा हो जाएगा आपके प्रश्नवाचक। ये 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। बेटे होंगे उनके बहुएं आएगी, उक्त वाक्य में प्रयुक्त उनके शब्द में कौन सा सर्वनाम माना जाएगा? बताइए इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम या संबंधवाचक सर्वनाम? बताइए। यहाँ पर आप कंफ्यूज ज़रूर होंगे। बेटे होंगे और उनके बहुएं आएगी, तो यहाँ पर कौन सा होगा? बताइए करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4, है ना। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा, संबंधवाचक, क्योंकि यहाँ पर संबंध दर्शा रहा है ना। यहाँ पर संबंध दर्शा रहा है, निश्चयवाचक नहीं होगा, है ना, संबंधवाचक होगा। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर बताइए। बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर कि कोई तो खेत की रखवाली करता होगा। उक्त वाक्य में कोई जो है, यहाँ पर आपको नोट करना है, कोई शब्द में कौन सा सर्वनाम माना जाएगा? बताइए। प्रश्नवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम या निजवाचक सर्वनाम? बताइए। तो अब देखो, कोई तो खेत की रखवाली करता होगा, लेकिन ये नहीं पता कि कौन करता होगा। अब पता नहीं कौन कर रहा होगा या नहीं कर रहा होगा, ये 100% नहीं कह सकते हम। अर्थात ये निश्चय रूप से हम नहीं कह सकते कि वहाँ पर कोई खेत पर रखवाली कर रहा होगा, अर्थात ये एक अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा कि ये आपके अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, मतलब आपके ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर बताइए कि व्याकरण संबंधी कौन सी पुस्तक में सर्वनाम के लिए संज्ञा प्रतिनिधि शब्द का प्रयोग किया गया है? बताइए इसका राइट आंसर। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये ऊंचे लेवल का क्वेश्चन है।
व्याकरण संबंधी कौन सी पुस्तक में सर्वनाम के लिए संज्ञा प्रतिनिधि, यहाँ पर आप नोट करें, संज्ञा प्रतिनिधि शब्द का प्रयोग किया गया है? भाषा चंद्रोदय में, भाषा प्रभाकर में, हिंदी व्याकरण में या हिंदी बाल बोध व्याकरण में? किस में संज्ञा प्रतिनिधि शब्द प्रयोग किया है सर्वनाम के लिए? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भाषा चंद्रोदय में। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके आगे रीट एग्जाम में भी काम आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर बताना है आप सभी को। बताइए, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम का बोध कराता है? जो, तू, सो, कोई। बताइए पुरुषवाचक सर्वनाम का बोध कौन कराता है? क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर बताइए। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, है ना। तू जो है एक पुरुष को मतलब बोध कराता है ना। जैसे कि तू, मान लो आप एक लड़का, वो मैं बोल रहा हूँ आपका तू वहाँ जा, तो मैं आपको एक पुरुष की तरह बोध करा रहा हूँ। तो आपका राइट आंसर ही ऑप्शन नंबर 2 होगा, तू, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, अगले टॉपिक की ओर। चलिए अध्याय नंबर आपके 4 है विशेषण। अब बताइए विशेषण किसे कहते हैं? करेक्ट आंसर बताइए। अब हम पढ़ेंगे अध्याय नंबर 4 विशेषण। तो विशेषण कहते किसे हैं? सभी की परिभाषाएं आपको एक बार कमेंट में ज़रूर लिखनी है। तो विशेषण किसे कहते हैं? कि संज्ञा और सर्वनाम के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सभी शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। अब हम विशेषण के सभी शब्दों को सभी प्रश्नों को पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है विशेषण का, कि उसका सिर कुछ भारी सा हो गया। उक्त वाक्य में भारी सा शब्दांश में कौन सा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, परिणाम सूचक विशेषण? बताइए इसका राइट आंसर। करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? उसका सिर कुछ भारी सा हो गया है, तो इसमें कौन सा विशेषण हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट का करेक्ट आंसर बताइए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, है ना, गुणवाचक विशेषण। अब कैसे होगा? देखो, गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? पहले इसका राइट आंसर बताइए। बताइए गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? तो देखो, जो संज्ञा सर्वनाम में गुण, दोष, रंग, अवस्था, आकार आदि बताए उसे वहाँ गुणवाचक विशेषण होगा। तो ये कुछ भारी सा, अर्थात ये उसकी गुण बता रहा है ना, उसकी अवस्था बता रहा है ना, उसकी अवस्था बता रहा है। तो यहाँ पे आपके गुणवाचक विशेषण होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर बताइए कि निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में परिणामवाचक विशेषण का बोध कराने वाले शब्द का प्रयोग हुआ है? यह गाय रामेश्वर की है, खेतों में कम ज़्यादा फसल होती रहती है, रणकपुर मंदिर प्राचीन है और उसके घर में बड़ा सा पेड़ है। बताइए इसका राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 2 में परिणामवाचक विशेषण का बोध कराने वाला शब्द कौन सा है? तो यह गाय रामेश्वर की, देखो यहाँ पर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 2, खेतों में कम ज़्यादा फसल होती रहती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2। जहाँ पर भी आपके नाप तोल की बात हो, जैसे कि कम ज़्यादा, है ना, वहाँ पर आपके जो है परिमाणवाचक विशेषण होगा। नाप तोल की बात हो, वहाँ पर आपके कौन सा परिमाणवाचक विशेषण होगा? यहाँ पर कम ज़्यादा फसल की बात की गई है, अतः नाप और तोल की बात की गई है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, खेतों में कम ज़्यादा फसल होती है। तो जो भी ऑप्शन नंबर 2 कमेंट कर रहा है उन सभी भाई बहनों का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर बताना है आप सभी भाई बहन को। क्वेश्चन नंबर 3 है कि यह फल सड़ा हुआ है। इस वाक्य में प्रयुक्त यह शब्द किस विशेषण का सूचक है? बताइए इसका राइट आंसर। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए। तो आपका यहाँ आप ज़रूर कंफ्यूज होंगे। बताइए इसका राइट आंसर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एग्जाम की दृष्टि से। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप यहाँ पर ज़रूर गलत बताओगे। देखो, यह फल सड़ा हुआ है, तो आप बोलोगे कि यहाँ पर जो है इसकी विशेषता बता रहा है, तो यहाँ पे जो है मतलब गुण बता रहा है या दोष बता रहा है, तो यहाँ पे आपके गुणवाचक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वह क्या हो जाएगा? बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर
थर्ड होगा, है ना, परिमाणवाचक विशेषण होगा यहाँ पे भी। अब किस प्रकार से होगा, क्योंकि ऐसे सर्वनाम शब्द, देखो ऐसे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पहले लगकर उस संज्ञा शब्द की विशेषता की तरह विशेषता बताते हैं, वह आपके जो है, सॉरी यहाँ पर जो है ना आपके होगा ऑप्शन नंबर डी, सार्वनामिक विशेषण, है ना। देखो एक मिनट, आपको सब डिलीट कर दें। सार्वनामिक विशेषण, देखो इसकी परिभाषा क्या है कि ऐसे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पहले लगकर, है ना, संज्ञा से पहले लगकर उस संज्ञा शब्द की विशेषता की तरह विशेषता बताते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर सर्वनाम शब्द जुड़ा है, फिर उसकी विशेषता बता रहा है कि वह फल कैसा है, सड़ा हुआ है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट स्क्रीनशॉट लेना बाकी रह गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर बताइए। चलिए कि पुलिस के पास मोटा डंडा है, उक्त वाक्य में प्रयुक्त मोटा विशेषणवाची शब्द में किस प्रकार का गुण सूचित होता है, बताइए। अवस्था संबंधी, रंग संबंधी, गणना संबंधी, आकार संबंधी, बताइए इसका राइट आंसर। तो देखो पुलिस के पास मोटा डंडा है, अर्थात हम उस डंडे का आकार बता रहे हैं, हाँ, कि डंडे का आकार कैसा है, मोटा है। तो आकार संबंधी बता रहे हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। ना कि उसकी अवस्था बता रहे हैं, ना कि उसका रंग बता रहे हैं, ना कि उसकी गणना कर रहे हैं, हम उसका आकार बता रहे हैं, क्योंकि पुलिस के पास जो डंडा है वह कैसा है, मोटा है। तो ऑप्शन नंबर आपके डी बिल्कुल सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर बताना है कि व्युत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के सार्वनामिक विशेषण माने जाते हैं, बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर। तो आप सभी का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बताइए, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2, है ना। फर्स्ट बताने वाले सभी करेक्ट होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है आपका कि कौन कारीगर शब्द में किस प्रकार का सार्वनामिक विशेषण है। कौन कारीगर, आपको ये नोट करना है। अब बताइए इसमें किस प्रकार का सार्वनामिक विशेषण है, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक या फिर संबंधवाचक, बताइए इसका राइट आंसर। यहाँ पर भी आप कंफ्यूज होंगे, बताइए इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का। ऐसे ही प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, बताइए इसमें कौन सा सार्वनामिक विशेषण है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 होगा, कौन। अर्थात यहाँ पर जो है प्रश्न पूछ रहा है तो यहाँ पर प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण होगा। आप सोच रहे होंगे कौन कारीगर मतलब पता नहीं, इसका मतलब अनिश्चयवाचक होगा। अनिश्चयवाचक नहीं, यहाँ पर कौन आया है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, प्रश्नवाचक। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसका राइट आंसर आपके ऑप्शन नंबर 3 होगा। चलिए आगे बढ़ें। प्रश्न नंबर 7। चलिए इसका करेक्ट आंसर बताइए कि सातों बहिनें एवं पांचों पीर और सैकड़ों लोग इत्यादि शब्दों में किस प्रकार के निश्चित संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है, बताइए। क्रमवाचक, समूहवाचक, आवृत्तिवाचक या प्रत्येक बोधक, बताइए करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का। हम पानी पी लेते हैं इतने, बताइए आप इसका करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का। हाँ तो सोचा होगा आपने क्या होगा राइट आंसर। तो देखो सातों बहिनें, पांचों पीर और सैकड़ों लोग, यहाँ पर समूह बन रहा है। सातों बहनें मतलब 7 बहनों का समूह, पांचों पीर मतलब 5 पीरों का समूह, सैकड़ों लोग मतलब सैकड़े लोगों का समूह। तो यहाँ पर समूह बन रहा है, अर्थात आपके कौन सा विशेषण होगा। तो बिल्कुल सभी का राइट आंसर आ जाएगा अब ऑप्शन नंबर 2 समूहवाचक विशेषण होगा। जो भी भाई बहन सेकंड कमेंट कर रहा है उन सभी का बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर बताइए कि रचना की दृष्टि से विशेषण कितने प्रकार के होते हैं भाई, बताइए करेक्ट आंसर। 2 प्रकार के, 4 प्रकार के, 8 प्रकार के, 3 प्रकार के, बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा, बताइए क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ना, 2 प्रकार के। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट अध्याय नंबर 5 क्रिया। अब हम पढ़ेंगे क्रिया। चलिए ये बताइए क्रिया कहते किसे हैं। अब बताइए इसकी भी परिभाषा कमेंट में देनी है। जितने भी अध्याय है और जितने भी टॉपिक है उनकी मूल परिभाषा की परिभाषा तो आपको कमेंट में लिखनी है। बताइए इसका राइट आंसर। क्रिया किसे कहते हैं, किसी भी वाक्य शब्द में किसी भी
किसी भी वाक्य में कार्य करने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं, है ना। डायरेक्टली शॉर्ट हम यह कह सकते हैं कि किसी भी वाक्य में कार्य करने का बोध हो उसे हम क्रिया कहते हैं। चलिए अब इसके प्रश्न की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका क्रिया का। बताना है आपको सभी को राइट आंसर कि निम्नलिखित में से कौन से वाक्य में अकर्मक क्रिया नहीं है। बताइए इसका राइट आंसर। अकर्मक क्रिया किसमें नहीं है? पक्षी उड़ते हैं, अजय हंसता है, अभय सोता है और बच्चे पत्ते खेलते हैं। बताइए इसमें अकर्मक क्रिया किसमें नहीं है? अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया कहते किसे है? देखो एक तो हो गया आपके अकर्मक, है ना, एक हो गया आपके अकर्मक और दूसरा हो गया आपके सकर्मक, है ना, दूसरा हो गया सकर्मक। तो देखो सकर्मक का अर्थ, स का अर्थ होता है सहित, साथ, है ना, अर्थात कर्म हो, कर्म के साथ हो वह वाक्य आपके तो है सकर्मक क्रिया कहलाएगी जिसमें कर्म हो। लेकिन अकर्मक, अ का अर्थ होता है नहीं, मतलब जिसमें कर्म नहीं हो वह कहलाएगा आपके अकर्मक क्रिया। तो इसमें आपको बताना है कि अकर्मक क्रिया किसमें नहीं है। तो देखो पक्षी उड़ते हैं, इसमें आपके कर्म है नहीं है, तो ये आपकी अकर्मक क्रिया है। अजय हंसता है, इसमें आपके जो है कर्म नहीं है। अभय सोता है, इसमें भी आपके कर्म नहीं है। लेकिन बच्चे पत्ते खेलते हैं, तो देखो बच्चे हो गए आपके कर्ता और पत्ते हो गए आपके कर्म और खेलना हो गया आपकी क्रिया, है ना। तो यहाँ पर जो है आपके सकर्मक क्रिया होगी। क्यों होगी? क्योंकि यहाँ पर कर्म है। अब यहाँ पे देखते हैं, अभय हो गया कर्ता और सोना हो गई क्रिया, तो कर्म कहाँ गया? अजय हो गया कर्ता, हंसना हो गई क्रिया, तो फिर कर्म कहाँ पे गया? पक्षी हो गई कर्ता और उड़ना हो गया क्रिया, तो फिर कर्म कहाँ है? कुल मिला के कर्म ना हो वहाँ पे अकर्मक क्रिया, जहाँ पर कर्म हो वहाँ पे सकर्मक क्रिया। चलिए आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। राइट आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर 4। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर बताइए अब। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है आप सभी का कि निम्नलिखित वाक्यों में से कौन से वाक्य में द्विकर्मक क्रिया नहीं है? पशु द्विकर्मक मतलब दो कर्म वाले, जैसे कि पशु घास खाते हैं, विवेक कुत्ते को रोटी देता है, मैंने विजय को पाठ पढ़ाया और तूने तेरे मित्र को गीत सुनाया। तो देखो इन सभी में जो है दो दो कर्म हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर यदि हम देखते हैं पशु घास खाते हैं तो पशु यहाँ पर कर्ता हो गया और घास आपके कर्म हो गया और खाना आपके क्रिया हो गई, अर्थात कर्म तो आपके एक ही है ना। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। जो भी फर्स्ट कमेंट कर रहा है उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित वाक्यों में से कौन से वाक्य में संयुक्त क्रिया नहीं है? बताइए इसका राइट आंसर। संयुक्त क्रिया किसमें नहीं है? सूरज निकला, प्रदीप पड़ चुका, वह हंसने लगा, अनुपम चलते चलते खाता है। बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखो संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं पहले ये बताइए इसका राइट आंसर। तो देखो इसमें हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर फर्स्ट, है ना। एक क्रिया हो चुकी है उसके बाद फिर क्रिया हुई है ना, एक क्रिया हम पूर्व में कर चुके हैं। तो आपका राइट आंसर सूरज निकला, तो इसमें आपके जो है संयुक्त क्रिया नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपके फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर बताइए। बताइए इसका राइट आंसर कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया नहीं है? बताइए इसका राइट आंसर। उत्कर्ष पढ़कर सोएगा, अक्षत घर जाकर खाना खाएगा, महावीर पढ़ता है और जोशी पंचांग देखकर मुहूर्त बताएगा। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखो पूर्वकालिक क्रिया होती क्या है कि कर्ता एक कार्य को करते दूसरे कार्य में लग जाए, एक कार्य को करते ही दूसरे कार्य में लग जाए तो वह पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। उत्कर्ष पढ़कर सोएगा और अक्षत घर जाकर खाना खाएगा, महावीर पढ़ता है लेकिन ये पढ़ रहा है बस, है ना। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही रहेगा। इसके अलावा दूसरा कार्य नहीं कर रहा है, केवल पढ़ रहा है। उसके बाद क्या करेगा इसका कोई प्रूफ नहीं दिया है, तो ऑप्शन नंबर आपके 3 बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर बताइए। निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में प्रेरणात्मक क्रिया शब्द का प्रयोग हुआ है? आज घोड़ों की दौड़ हुई, धोबी कपड़े धोता है ना, कपड़े धोता है, रवि पुस्तक पढ़ेगा, शिक्षक छात्र से पाठ पढ़ाता है। निम्न वाक्यों में से आपको प्रेरणात्मक क्रिया शब्द का प्रयोग करना है। तो देखो शिक्षक छात्र से पाठ पढ़वाता है, अर्थात जो कर्ता खुद कार्य न करके किसी दूसरे से करवाता है, अर्थात प्रेरित करता है उसको, तो वहाँ पर आपके प्रेरणात्मक क्रिया
होगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। जो भी भाई बहन ऑप्शन नंबर 4 कमेंट कर रहा है उनका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर कर्ता हो गया शिक्षक, लेकिन ये खुद कार्य नहीं कर रहा है, अर्थात ये खुद नहीं पढ़ा रहा है, बच्चे से पढ़वा रहा है, अर्थात दूसरे को प्रेरित कर रहा है पढ़ाने के लिए। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में सजातीय क्रिया शब्द का प्रयोग हुआ है। तुम कल दिल्ली जाओ, राम ने रावण के विरुद्ध लड़ाई लड़ी, महोदय घर में पधारिए और अजय भोजन करता है। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर बताइए। सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि सजातीय क्रिया होती क्या है। बताइए सजातीय क्रिया किसे कहते हैं। तो कुछ अकर्मक और सकर्मक क्रिया के साथ उनके धातु की बनी हुई भाववाचक संज्ञा के प्रयोग को ही सजातीय क्रिया कहते हैं। समझ में आ गया आपको कि कुछ अकर्मक और कुछ सकर्मक क्रिया के साथ जो है धातु से बने हुई भाववाचक संज्ञा के प्रयोग को ही सजातीय क्रिया कहते हैं। अर्थात जैसे कि राम ने रावण के विरुद्ध लड़ाई लड़ी, अर्थात एक कार्य, देखो यहाँ पर देखते हैं ध्यानपूर्वक, एक सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया के साथ उनकी धातु जोड़े, जैसे कि राम और रावण के बीच जो है लड़ाई लड़ी, लेकिन फिर भी यहाँ पर बता रखा है उसका भाव प्रकट हो रहा है ना। तो यहाँ पर जो है सजातीय क्रिया हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा, है ना। ऑप्शन नंबर 2 बताने वाले सभी करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर बताना है आप सभी को कि निम्नलिखित वाक्यों में कौन से वाक्य में तात्कालिक क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है। बताइए तात्कालिक क्रिया अर्थात तुरंत होने वाली क्रिया, जैसे इंजेक्शन लगाते ही हरी बेहोश हो गया, अर्थात ये तात्कालिक क्रिया है। कक्षा में आते ही शिक्षक पढ़ाने लगा, तो ये भी आपकी तात्कालिक क्रिया है। पारस कपड़े पहनता है और गाय का दूध पीते ही बछड़ा उछल कूद करने लगा, लेकिन पारस कपड़े पहनता है, तो इसमें तो कोई भी आपकी तात्कालिक क्रिया नहीं हुई। तो ऑप्शन नंबर आपके 3 बिल्कुल करेक्ट रहेगा, है ना। जो भी 3 कमेंट कर रहा है उनका बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर बताइए सभी भाई बहन। क्वेश्चन नंबर 8 है कि अर्थ की दृष्टि से क्रिया के भेद कितने होते हैं। बताइए 8, 5, 6 या फिर 4। बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा 5 प्रकार के। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर बताइए। किस वाक्य में हेतु मद भूतकाल का बोध कराने वाले क्रिया शब्द का प्रयोग हुआ है। भूतकाल का बोध कराने वाला बताना है आपको कि यदि मुझे थोड़ा सा भी समय मिलता तो मैंने पुस्तक पढ़ ली होती, तो ये भूतकाल। और मैंने पुस्तक पढ़ ली थी, मैंने पुस्तक पढ़ ली होगी, मैंने पुस्तक पढ़ ली है। बताइए इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का तो हो जाएगा आपके फर्स्ट। यदि ये पूछ रहा है कि मत भूतकाल, तो वो हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर फर्स्ट। यदि मुझे थोड़ा सा भी समय मिला होता तो मैंने पुस्तक पढ़ ली होती थी। यह आपके मत भूतकाल का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर आपके फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें, और लाइक करना हो तो आप लाइक भी कर सकते हैं यदि आपको सेशन अच्छा लगे तब। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका। किस वाक्य में सातत्य बोधक भविष्यत काल का बोध कराने वाले शब्द का प्रयोग हुआ है। बताइए सातत्य बोधक भविष्य काल का प्रयोग किस में हुआ है। यदि मैं यह कार्य कल तक कर सकूँगा, मैं यह कार्य कल तक कर सकूँगा। और ये आपकी कि संवत में कल जोधपुर जाऊँ, लक्ष्मण पढ़ेगा, सुशीला समय पर पाठशाला जाती रहेगी। तो आपको सातत्य भी बताना है और भविष्यकाल में बताना है। देखो सुशीला समय पर पाठशाला जाती रहेगी, ये आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा, क्योंकि वह वर्तमान में जा रही है और आपको भविष्य में भी जाएगी, ये थोड़ा क्लियर रहेगा। लेकिन लक्ष्मण पढ़ेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। मैं जोधपुर जाऊँ संवत, ये भी संभावना बता रहा है, लेकिन जाएगा या नहीं जाएगा इसका कोई कह नहीं सकते। लेकिन मैं ये कार्य कल कर सकूँगा, अब करेगा या नहीं इसकी भी कोई भी स्पष्ट जानकारी नहीं है। लेकिन सुशीला समय पर पाठशाला जाती रहेगी, लेकिन वह वर्तमान में जा रही है तभी बोल रही है कि जाती रहेगी। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा ऑप्शन नंबर 4। ये आपके सातत्य बोधक भविष्यकाल का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 आपका अवयव अर्थात अब तो टॉपिक आ गया ना, अध्याय नंबर 6
है ना, अवयव और अविकारी शब्द पढ़ेंगे अब हम, है ना। चलिए इसके क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका कि अवयव शब्दों में कितने भेद हैं, बताइए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर कितने हैं, 2, 4, 5 या फिर 8, बताइए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका सही रहेगा, है ना, ऑप्शन नंबर 4, 8, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है आपका कि वासुदेव सावधानी से तैरता है, इस वाक्य में किस प्रकार के अवयव शब्द का प्रयोग हुआ है? क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मय बोधक, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप सभी का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें जो है तैरना एक क्रिया हो गई, तो इसमें आपके क्रिया विशेषण अवयव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपके फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट रहेगा। देखो इस चारों का हम एक्सप्लेन कर देते हैं। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? जिसमें क्रिया की विशेषता प्रकट हो उसे क्रिया विशेषण कहते हैं, जिसमें क्रिया की विशेषता प्रकट हो। और समुच्चय बोधक किसे कहते हैं? समुच्चय बोधक कहते हैं कि एक वाक्य को दूसरे वाक्य से जोड़ा जाता है, वहाँ पर समुच्चय किया जाता है, जोड़ा जाता है, तो उसे समुच्चय बोधक वाक्य कहते हैं, है ना, क्रिया विशेषण कहते हैं। और समुच्चय बोधक का और संबंध बोधक, इसका संबंध बोधक किसे कहते हैं? कि एक वाक्य को दूसरे वाक्य से यदि कोई संबंध हो तो उसे संबंध बोधक अवयव कहते हैं। और विस्मय बोधक किसे कहते हैं? कि किसी विशेष शब्द के द्वारा दुख, घृणा, आश्चर्य और भाव प्रकट हो उसमें उसे विस्मय बोधक कहते हैं, है ना। तो आपके चारों ऑप्शन क्लियर हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मैंने क्रिया विशेषण बोल दिया था, उसके लिए सॉरी चाहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर बताइए कि 3 भर यौगिक क्रिया विशेषण किससे निर्मित है? बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर। दिन भर यौगिक क्रिया विशेषण किससे निर्मित है? सर्वनाम से, क्रिया से, संज्ञा से या फिर द्विरुक्ति से? क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दिन और डे अर्थात दिन और महीने ये सब आते हैं संज्ञा में, तो ऑप्शन नंबर आपके 3 बिल्कुल करेक्ट रहेगा। जो भी भाई बहन 3 कमेंट कर रहा है उनका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर बताना है कि अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? बताइए 7, 5, 2 या फिर 4, बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 4, है ना। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है आपका कि वाह वाह विस्मयवादी बोधक अवयव शब्द किस भाव का बोध कराता है? हर्ष बोधक, शोक बोधक, स्वीकार बोधक या फिर अनुमान बोधक? तो देखो वाह वाह ये तभी बोलते हैं हम जब हमें किसी बात की खुशी हुई है। मान लो आपने अपने BSTC का रिजल्ट देखा 2024 का और आपके जो है 600 में से 500 नंबर आ गए, तो आप बोलेंगे वाह वाह, है ना। तो आपको हर्ष हुई, खुशी महसूस हुई। ऑप्शन नंबर आपके फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 है कि अपेक्षा किस प्रकार का संबंध बोधक अवयव शब्द है? बताइए इसका राइट आंसर। अपेक्षा कालवाचक, तुलनात्मक, हेतुवाचक, सहचारवाचक। देखो अपेक्षा करना, तो अपेक्षा हम हमेशा दूसरों से करते हैं और दूसरों से करते हैं, इसका अर्थ यही हुआ कि हम तुलना करते हैं। तो ये किस प्रकार का संबंध बोधक है? ये तुलनावाचक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपके सेकेंड ही बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए ऑप्शन नंबर 2 बताने वाले सभी करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर बताइए। फटाफट और लपालप और निसंदेह। भाई साहब ये क्या है कि फटाफट, लपालप और निसंदेह अर्थ की दृष्टि से ये शब्द किस कोटि के क्रिया विशेषण अवयव शब्द है? बताइए इसका राइट आंसर। कालवाचक, परिणामवाचक, रीतिवाचक या फिर स्थानवाचक? तो फटाफट, लपालप और निसंदेह, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपकी ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण अवयव शब्द है। तो ऑप्शन नंबर आपके 3 बिल्कुल करेक्ट रहेगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब हम पढ़ेंगे अध्याय नंबर 7।
चलिए, इससे पहले हमने 6 अध्याय पढ़ लिए हैं, अब हम 7 नंबर अध्याय पढ़ेंगे, विराम चिन्हों का प्रयोग। यहाँ से भी क्वेश्चन BSTC PTET में देखने को मिलता है, विराम चिन्हों का प्रयोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चनों के माध्यम से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हंस पद का बोध कराने वाला चिन्ह कौन सा है? बताइए, इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फिर फोर्थ? बताइए, हंस पद का बोध कराने वाला चिन्ह कौन सा हो जाएगा? आपकी ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। जो भी 2 कमेंट कर रहा है उनका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका कि अजय शालीन, चतुर, मेहनती और सबका हितैषी है। उक्त वाक्य में शालीन, चतुर शब्दों के आगे किस प्रकार के विराम चिन्ह का प्रयोग होगा? देखो, एक और बार प्रश्न ध्यान से पूर्वक पढ़ते हैं कि अजय शालीन, चतुर एवं मेहनती और सबका हितैषी है। उस वाक्य में शालीन, चतुर शब्दों में आगे किस प्रकार का विराम चिन्ह का प्रयोग होगा? तो आपको राइट आंसर बताना है कि शालीन जो है वह चतुर भी है और मेहनती भी है, तो इसके लिए जो है पूर्ण विराम का प्रयोग होगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड, पूर्ण विराम। ऑप्शन नंबर 2 बताने वाले बिल्कुल करेक्ट है। सॉरी, पूर्ण विराम नहीं, अल्प विराम। थोड़ा सा हम रुकेंगे, है ना, थोड़ा सा रुकेंगे। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट रहेगा। जो भी 3 कमेंट कर रहा है उनका बिल्कुल करेक्ट रहेगा, क्योंकि वह चतुर भी है और मेहनती भी है। तो चतुर और थोड़ा सा रुकेंगे, उसके बाद मेहनती कहेंगे। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर बताइए कि अपूर्ण विराम या उपविराम का बोध कराने वाला चिन्ह है। बताइए, अपूर्ण विराम का जो चिन्ह है वो कौन सा होगा? इसमें से 4 ऑप्शन में से बताइए करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, ये अपूर्ण विराम का चिन्ह है। ध्यान में रखना है हर एक चिन्ह को। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर बताइए। अभी आपके और भी क्लास आएगी ऐसी ही लंबी। हे प्रभु, इस संकट से उभारो। इस वाक्य में प्रयुक्त प्रभो शब्द में आगे कौन सा विराम चिन्ह लगेगा? बताइए, प्रभो इस संकट से उभारो, तो इसमें चिन्ह कौन सा लगेगा? अपूर्ण विराम, संबोधन चिन्ह, प्रश्नवाचक या फिर अल्प विराम? तो हम जब भी आश्चर्यजनक यदि किसी को संबोधन करते तो वहाँ पे संबोधन चिन्ह आता है। ऑप्शन नंबर आपके सेकंड बिल्कुल सही रहेगा, क्वेश्चन नंबर 7 का, है ना, संबोधन चिन्ह आएगा इस प्रकार का, है ना। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 है आप सभी का कि तीव्र मनोवेग प्रकट करने हेतु कौन सा विराम चिन्ह लगाया जाता है? बताइए इसका राइट आंसर। विस्मयवादी बोधक, पूर्ण विराम, अर्ध विराम या तुल्यार्थ सूचक? बताइए, तुल्यार्थ सूचक, तीव्र मनोवेग प्रकट करने हेतु। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर बताना है आपको, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर विस्मयवादी बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं हम। ऑप्शन नंबर आपके फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जो भी फर्स्ट कमेंट कर रहा है उनका बिल्कुल करेक्ट है, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर बताइए। संक्षेपण का चिन्ह कौन सा है? बताइए, आपके 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको बताना है इन चारों चिन्हों में से संक्षेपण का चिन्ह कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर बताने वाले हो जाएंगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट, है ना। ये आपके जो चिन्ह है ये संक्षेपण का चिन्ह है। छोटे आरोप को दर्शाने के लिए इस प्रकार का चिन्ह लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल राइट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 है आप सभी का कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। क्या कहा था? कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो इस वाक्यांश को लिखते समय किस प्रकार के विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाएगा? बताइए। तो देखो, यदि इस वाक्य को लिखना है तो पहले तो हम लिख देंगे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, फिर हम इसको लिखेंगे कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो इस वाक्यांश के लिए हम जो है इस प्रकार उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करेंगे, उद्धरण चिन्ह का, है ना। तो इस प्रकार के चिन्ह का, है ना, इस प्रकार के चिन्ह का प्रयोग करेंगे। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। जो भी भाई बहन 3 कमेंट कर रहा था उनका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर नहीं, अध्याय आ गया हमारा। अध्याय नंबर 8 आ गया। आदत पड़ गई है क्वेश्चन नंबर की, है ना, क्योंकि हम टॉपिक वाइज कम ही करते हैं। तो अध्याय आ गया हमारा, अध्याय नंबर 8, तत्सम और तद्भव। अब हम पढ़ेंगे तत्सम और तद्भव के प्रश्न। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो 4 प्रकार के होते हैं, तत्सम
ये जो शब्द होते हैं, शब्दों को 4 भागों में बांट रखा है। तत्सम संस्कृत शब्द होते हैं, तद्भव हिंदी शब्द होते हैं। तो ये 4 भागों में बांट रखा है। तो तत्सम, तद्भव और आपके विदेशी और देशज हो जाएंगे, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्नों के माध्यम से इन्हें सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तभी जाके समझ में आवे। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, किसी भाषा में कितने प्रकार के शब्द होते हैं? 6, 2, 4। तो वो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है आप सभी का कि अंगरखा शब्द किस प्रकार का शब्द है? तद्भव, तत्सम, विदेशी और देशज। बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर। अंगरखा शब्द में किस प्रकार का शब्द है? क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ये आपकी तद्भव शब्द है, अर्थात हिंदी का शब्द है अंगरखा। तो आपके ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तत्सम और तद्भव का जो वीडियो है हमने बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से बता रखा है आपको। इसके अलावा संधि समास सभी जो है ट्रिक के माध्यम से पढ़ा रखा है। तो आप पीछे जाकर जिसने भी वीडियो नहीं देखी है वो देख सकते हैं। आपका एक भी प्रश्न हिंदी में गलत नहीं होगा, इस बात की हम गारंटी लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है आप सभी का कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? अटालिका, अंधेरा, अंगूठा, अहीर। बताइए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो देखो अंधेरा, अंगूठा, अहीर ये सब हो जाएंगे आपके तद्भव शब्द, है ना। ये सब हो जाएंगे आपके तद्भव शब्द, अर्थात ये जो है आपके संस्कृत शब्द हो जाएंगे, हिंदी शब्द हो जाएंगे। अटालिका जो है ये आपके तत्सम शब्द है, जिसका यदि हम हिंदी या तद्भव रूप देखें तो वह होता है आपके कोठा। कोठा इसका तद्भव रूप हो जाएगा, है ना। और बाकी अटालिका आपके तत्सम रूप है। तो ऑप्शन नंबर आपके फर्स्ट बिल्कुल सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है आप सभी का कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द विदेशी है? एकल, झरना, अदालत या फिर सेठ। बताइए आपका राइट आंसर क्या हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा अदालत। अदालत जो है आपकी एक विदेशी शब्द है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसकी पीडीएफ जो है ना आपको व्हाट्सएप पर मिलेगी। व्हाट्सएप के नंबर हम आपको अंत में देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर बताइए कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द देशज है? स्वर्णकार, डमडम, हरक, पपीता। बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा शब्द आपके देशज है? तो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा डमडम। डमडम शब्द जो है आपका देशज है, बाकी सब आपके जो है हिंदी शब्द है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड, डमडम आपके देशज शब्द है। एग्जाम में तत्सम और तद्भव से लगभग 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं बीएसटीसी में, हमने देखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर बताइए। निम्नलिखित में से तत्सम और तद्भव का कौन सा विकल्प अशुद्ध है? अशुद्ध है, देखते हैं। 3 ऑप्शन है, चौथा नीचे होगा, देख लेते हैं उसको भी जाकर। ठीक है, ये भी एक नीचे रह गया। पहले हम इन तीनों को देखते हैं, इनमें से अशुद्ध कौन सा है। देखो स्कंद और कंधा ये आपके तत्सम हो गए। शिक्षा और सीख ये भी आपके ये हो गया आपके तत्सम, ये हो गया आपके तद्भव। शिक्षा हो गया आपके तत्सम, सीख हो गया आपके तद्भव। मत्सर और मछली, मत्सर तो हमने कभी सुना नहीं है। मत्स्य होता है मछली का, क्या होता है? मत्स्य। मत्स्य और मछली आपका करेक्ट होता, लेकिन यहाँ पर आपके दे रखा है मत्सर। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 ही सही होगा, है ना। आगे देख लेते हैं चौथा ऑप्शन। इसमें क्या है? चौथा में सत का शो, ये तो आपका बिल्कुल करेक्ट है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुर्तगाली है? पुर्तगाली एक यूनानी भाषा है, अर्थात आचार, हाट, ठटेरा या कमीज। बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर इनमें से कौन सा शब्द जो है पुर्तगाली शब्द है? आचार, हाट, ठटेरा या फिर कमीज। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा आचार। जो भी भाई बहन ऑप्शन नंबर फर्स्ट कमेंट कर रहा है उनका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर बताइए कि इनमें से किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम है? आश्चर्य, अचरज, आमिर, आमलक, शार, खंबा, उकंदुक और घड़ा। बताइए सभी शब्द तत्सम हैं। तो आप सभी का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा?
ऑप्शन नंबर सेकेंड है ना, 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पर आमिर का अर्थ होता है राजकुमार। एक बार हम बता देते हैं, आमिर का अर्थ क्या होता है? राजकुमार। राजकुमार या फिर शासक बोल सकते हैं, एक प्रकार से शासक भी बोल सकते हैं, राजकुमार या शासक। लेकिन आमलक का अर्थ होता है आंवला, वही खट्टा आंवला है ना, उसे कहते हैं आमलक, आंवला है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर बताइए। किस वाक्य में कोई विदेशी शब्द नहीं है? बताइए इसका राइट आंसर। प्रधानाध्यापक अपने कक्ष में हैं, विदेशी शब्द नहीं है ना। स्कूल का टाइम 10 बजे का है, मेरे घर से बस स्टैंड 2 किलोमीटर दूर है, हाई कोर्ट में आज सुनवाई नहीं होगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो देखो इसमें अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग हुआ है, विदेशी शब्द का प्रयोग हुआ है, लेकिन प्रधानाचार्य अपने कक्ष में हैं, अर्थात इसमें प्योर आपके हिंदी का प्रयोग हुआ है। तो ये आपके जो है विदेशी शब्द इसमें कोई प्रयोग नहीं हुआ है। तो ऑप्शन नंबर आपके फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? अमूल्य, शीर, गेहूं या फिर शकट। बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखो अमूल्य जो है आपके तत्सम शब्द है, जिसका तद्भव क्या बनेगा? अनमोल है ना, सॉरी अनमोल, क्या बनेगा? अनमोल। और इसका जो शीर का जो बनेगा वो बनेगा आपके तद्भव खीर, क्या बनेगा? खीर। गेहूं आपके तद्भव शब्द है, हिंदी शब्द है, ऑप्शन नंबर आपके सेकंड बिल्कुल सही रहेगा। शकट का होता है शकटार, क्या होता है? शकटार। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा गेहूं, है ना, सॉरी थर्ड हो जाएगा, है ना। तो ये थे आपके इतने टॉपिक है ना, सारे क्लियर हो गए। आगे भी हम जो भी टॉपिक रहे हैं वो आपको करवा देंगे। तो अगर सेशन आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इस सेशन को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ताकि आपके हिंदी की तैयारी और भी बेहतरीन हो सके, है ना। हम और भी अच्छा करने का प्रयास करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू। 1 मिनट आपको अभी नंबर देना है ना, इस नंबर पर आप हाई भेज देना, 785 1035 600। यहाँ पर आपको जो है PDF मिल जाएगी, यहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी। और जितनी भी राजस्थान जीके की क्लास हो रही है उनकी भी PDF टॉपिक वाइज एक क्लासें हमारे यहाँ पर चल रही है इस चैनल पर। आप ज़रूर सारी क्लासें लें, ताकि आपकी तैयारी और भी बेहतरीन हो सके 30 जून से पहले, है ना। और आपको जो है डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप की लिंक दे देंगे वैसे, है ना, लेकिन आप इस पर भी आप भेज सकते हो, बाकी आप डायरेक्ट भी जुड़ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।